बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 5 डैफोडिल्स, जिन्हें उर्दू में गुल नरगिस आप भी बोलते हैं। इसके पोइट का नेम है विलियम वर्ड्सवर्थ और ये इंग्लैंड के मशहूर पोइट ऑफ द era था। The picture represent the flower of daffodil that represent the nature, and the nature is all about simplicity and happiness. And have you ever seen the daffodils? Yes. And daffodils grow in Holland. Indigenous product of Holland is daffodils. The central idea of this poem is that we probably have the moments in our life that we replay in our memory. Images to which photographs or videos cannot do justice because they cannot capture our feelings. In this poem, William Wordsworth captures both the images and the feeling concerned with a special moment in his life. The poem is a tribute to nature and its manifestation in all its glory. It is beautifully represents before us not only the attractive and exciting beauty of nature, but also the purifying and enduring impact of it on human beings whenever they are in solitude or in pensive mood. They feel freshness in recalling some happiness spent in the company of nature, like flowers. मैं एक ऐसे बादल की तरह जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर बुलंदी पर तैरता है। मैं तन्हा घूमने फिरने लगा जब बिल्कुल अचानक मैंने सुनहरी आबी नरगिस के फूलों का एक हजूम और मजमुआ देखा जो नदी के करीब दरख्तों के नीचे हल्की हल्की हवा में लहरा रहे थे और रक्स कर रहे थे। वांडर का मतलब है इधर उधर घूमना फिरना, फ्लोट्स तैरना, वेल्स वादी को बोला जाता है, वैली को। होस्ट का मतलब है हजूम। बीनीथ नीचे, फ्लूटरिंग लहराना, ये वर्ब है आपका। कंटिन्यूस एज द स्टार्स डेट शाइन, इन सितारों की तरह जो कहकशान में चमकते और झिलमिलाते हैं। पौधे मुसलसल एक ना ख़त्म वाली कतार में फैले हुए थे। खलीज के किनारे के साथ साथ मैंने एक ही नज़र में 10,000 पौधे देखे जो बड़ी जिंदा दिली के साथ अपने सर हिलाते हुए रक्स कर रहे थे। कंटिन्यूस मुसलसल, मिल्की वे हमारी कहकशों का नाम है। ट्विंकल झिलमिलाना, स्ट्रेच फैले हुए, मार्जिन किनारा, बेखलीज होती है, स्प्राइटली खुशी से। The waves beside them danced, but outdid the sparkling waves in glee. इनके करीब लहरें भी रक्स कर रही थीं, मगर ये फूल खुशी से चमकती हुई लहरों को भी पीछे छोड़ रहे थे। ऐसी खुशगवार सोबत में एक शायर खुश होने के सिवा क्या कर सकता था। मैं नज़र जमा कर देखता रहा, टिकटिकी बांध कर देखता रहा, लेकिन ये ना सोचा कि इस मंजर ने मुझे कितनी दौलत अता की है। आउटडिड आगे बढ़ जाना, तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए सबको ले जाना। ग्ली खुशी, स्पार्कलिंग चमकदार, फार ऑफ ये ओफन की एब्रिविएशन है। व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, क्योंकि अक्सर औक़ात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ खाली ज़हन के साथ या सोचो विचार करते हुए, तो वो फूल मेरी अंदरूनी आँख के सामने चमकते नज़र आती हैं और यही तन्हाई की एक सादत होती है। और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है और आबी नरगिस के फूलों के साथ मिलकर रक्स करने लगता है। आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स? वी कंपेयर द नंबरलेस डैफोडिल्स एंड द नंबर ऑफ स्टार्स. The stars twinkle in the sky while the daffodils toss their heads and appear to be dancing happily. How does the poet feel in the company of the daffodils? He feels jocund in the company of the daffodils. These are too much important questions.
ग्लॉसरी में वही आपके सिनोनिम्स के लिए आ जाएगा। ये वर्ब नाउन्स और एडजेक्टिव्स का ग्रामेटिकली मैंने कैटेगराइज कर दिया। आपके ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अ फिगर ऑफ स्पीच, ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो हम किसी भी लिटरेरी वर्क की कंपोजिशन स्पेशलिस्ट एंथोलॉजी में यूज़ करते हैं। सिमिली होती है हमारी तशबीह, जिसमें दो अनकम्पेरेबल डिसिमिलर जो एक जैसी चीज़ें नहीं होती उनको हम कहते हैं कि वो एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन बेसिकली वो एक दूसरे से नहीं मिल रही होती। तो उनके लिए उसकी पहचान ये है कि उसमें लाइक और एज का वर्ड यूज़ होगा हम जब उनका मुआवजा करते हैं। जैसे उसने कहा है कि सितारे आसमान पे चमकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि वो स्पार्कलिंग जो थे डैफोडिल्स वो भी नंबरलेस थे और वो ज़मीन पे थे। तो ये हमने क्या डिसिमिलर थिंग्स बना दिया, लेकिन उनको लाइक और ऐसे ज्वाइन करते हुए कंपेयर करते हुए। मेटाफर इस्तारा होता है और इसमें क्या होता है, ये भी सिमिली की तरह का एक है, लेकिन इसमें क्या हम टोटली उस चीज़ को कह देते हैं कंपेयर करते हुए कि वो बजाते खुद वही चीज़ है। जैसे ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट, तो इंसान यहाँ पे ही क्या उसको क्या उसने अपने आप को लड़ाई में एक शेर साबित किया। तो यहाँ पे इंसान क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, क्राउन ऑफ क्रिएशन, लेकिन लाइन क्या एक एनिमल है, लेकिन ब्रेवरी में मशहूर है। तो हमने इंसान को ही शेर का सिंबल बना दिया। तो ये हमारी क्या होगा, मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम किसी इनएनिमेट थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं। जैसे हमने कहा है कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क, डांस ज़्यादातर तो इंसान करता है, लेकिन हमने क्या कैंडल जो मोमबत्ती का शोला है वो भी क्या है डांस कर रहा था, रक्स कर रहा था। वो क्या कर रहा था, रक्स। तो रक्स तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, तो लेकिन हमने कैंडल के फ्लेम को कहा कि वो भी डांस कर रहा है। तो ये क्या पर्सोनिफिकेशन होगी। इमेजरी है हमारा तस्वर या ख़याली तस्वीर, और इसमें 5 सेंसेस यूज़ होती हैं। जैसे कि आप यूँ कह सकते हैं कि जन्नत हमने नहीं देखी हुई, लेकिन कुरान पाक में लफ्ज़ों के ज़रिए जन्नत के बारे में जो इमेजरी यूज़ की गई है, वहाँ पर नहरें होंगी, नहरों पे दरख्त हैं, वो झुके हुए होंगे फलों से लदे हुए। तो ये क्या वो इमेजरी है जो हम फिर लफ्ज़ों के थ्रू अपने माइंड में एक किसी की पिक्चर बना लेते हैं। और पर्सोनिफिकेशन की सबसे मशहूर एग्जांपल तो हमारी वो नात है जिसमें हमने कहते हैं ए नूर मुजस्सम कदरे ज़िबाए मोहम्मद। तो हमने नूर क्या है, एक लाइट रोशनी है, और लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, तो लेकिन हमने नूर को ही कह दिया कि अगर नूर की कोई जिस्मानी हालत होती तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी थी। तो ये हमारी क्या पर्सोनिफिकेशन, ये एज मच इम्पोर्टेंट नहीं है कि पेपर में ये सवाल। ये मेटाफर्स और पर्सोनिफिकेशन को आपने पॉइंट आउट करना था, और ये आपके सिनोनिम्स में चले जाते हैं सारे वर्ड्स। वोकैबुलरी कनोटेशन का मतलब होता है जो लफ्ज़ को हम उसकी अंदरूनी छुपी हुई तहरीर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सॉलिट्यूड और लोनी दोनों का मतलब क्या तन्हाई, लेकिन सॉलिट्यूड क्या है पॉजिटिव कनोटेशन है उसकी जो तशरीह की जाएगी, और लोनीनेस जो है नेगेटिव में चला जाता है। ये आपने इसको कैटेगराइज करना है। और ये आपके कलेक्टिव नाउन प्रपोजिशन के आमने जुमले बनाने, और ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पेपर्स में आती और इसी कंजक्शन के साथ में फिलअप करना, ये भी पेपर में आते हैं, इम्पोर्टेंट है। अब आपका है पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें तो वो एडजेक्टिव बनेगा। जैसे गैलपिंग, गैलप है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ, इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एज ए एडजेक्टिव काम करेगा। और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम बोलते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल है, वो भी क्या एज ए एडजेक्टिव यूज़ होता है। जैसे शॉक्ड,
ये वर्ब भी होते हैं और क्या, लेकिन जब हम पार्टिसिपल में यूज़ करेंगे तो ये हमारे एज ए एडजेक्टिव यूज़ होंगे। अब इनको आपने कैटेगराइज करना है, जैसे बर्न्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल, फ्राइटन पास्ट पार्टिसिपल, कैरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रिपेयरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बोर्ड पास्ट पार्टिसिपल।